हेलो एवरीवन। रियल नंबर्स में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं बेसिक से। तो डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होती है? तो नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मतलब कि एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन ये इसमें कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जो नंबर होते हैं ना, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है? इसमें 0 नहीं आता, ध्यान देना, इसमें 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर्स। और इसमें कोई पॉइंट भी नहीं आ सकता, जैसे कि 1.2, 1.3, 1.7, ये सब 2.9, ये सब नेचुरल नंबर्स नहीं है, ठीक है? नेचुरल नंबर्स कहाँ से? ये 1 से शुरू होते हैं बेसिकली, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब सेकंड क्या है? सेकंड हमारा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बस इसमें जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है? इसमें बस ये जीरो से शुरू हो जाता है, जीरो, फिर 1, 2, 3, 4 और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है? बस नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में अंतर क्या होता है? होल नंबर्स जीरो से शुरू होता है और नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, ठीक है? बस यही अंतर होता है। तो ये हो गया हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स याद कैसे रखना? देखना, होल में ना, जैसे ओ करके आवाज आती है ना, तो ओ से जीरो याद रखना, ठीक है? जैसे होल बोल रहे हैं हम, तो होल में ओ आ रहा है और ओ कैसा होता है? जीरो जैसा होता है। तो ये याद रखना, ये जीरो से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, ठीक है? अब हमारा थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? वो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स मिला के हमारे इंटीजर्स बनते हैं। जैसे कि हमारी नंबर लाइन होती है, उसमें बीच में हमारा जीरो होता है, इधर नेगेटिव होता है, -1, -2, -3, ठीक है? जीरो के आगे क्या होता है? 1, 2, 3, 4। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, इसमें जीरो भी होता है। लेकिन इसमें ध्यान देना, इसमें सिर्फ वो नहीं होते, क्या नहीं होते? इसमें फ्रैक्शंस नहीं होते, जैसे कि और पॉइंट की डेसिमल वैल्यूज नहीं होती, ठीक है? जैसे 1.2, 1.7, 2.9, 3.4, ये सब वैल्यूज इंटीजर्स में काउंट नहीं होती। सिर्फ नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और, ठीक है, और जीरो। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 9/7, ठीक है, 4/6। ये क्या हो गया? जिसको भी हम फ्रैक्शन ऐसे लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। बस ध्यान देना, इसमें एक ही चीज वो है कि क्यू हमारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू क्यू क्या होता है? ऊपर वाले को हम पी कहते हैं और नीचे वाले को क्यू कहते हैं। तो क्यू हमारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि 4/0 जो होता है, ये में अलाउड नहीं है, ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, या फिर 9/0 कह लो या फिर 7/0 कह लो। ये सारे नंबर्स जो होते हैं हमारे नॉन डिफाइंड होते हैं। तो क्यू हमारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स जो कि हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है? विच कैन नॉट बी रिटन एज p by q फॉर्म। जैसे कि हमारा √5 हो गया, ठीक है, और √2 हो गया, √3 हो गया। जो ऐसी वैल्यूज होती हैं, क्या कहते हैं हम? इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है? तो ये भी हमारा हो चुका है, ये भी वैसे आसान सही है। फिर नेक्स्ट क्या हमारा? अब हमारा मेन टॉपिक है, वो है व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इस टॉपिक को समझने के लिए, तो बेसिकली पूरे चैप्टर में यही टॉपिक है, इसको समझ लिया तो सारा ही समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली प्राइम नंबर्स तो लोगों को पता रहता है, लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं पता रहता। तो मैं बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 4 हो गया। अब 4 को ले लो, 4 के कितने फैक्टर हैं? एक तो 4 खुद, एक एक, एक 1 है ना, और एक 2। अब देखो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? ग्रेटर देन 2 हो गए, क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने हैं? 3। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। बिकॉज अब जैसे प्राइम नंबर बताता हूँ। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं? जैसे कि हमारा हो गया 7। अब 7 के कितने फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा, और वो नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर तो सबने पढ़ा ही होता है। प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। और एक और प्राइम नंबर ले लो, जैसे 11। 11 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, तो 1 और 11 इटसेल्फ, ठीक है? तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं।
और ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर का एक और एग्जांपल जैसे 10 हो गया। अब 10 के कितने फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स का मतलब तो पता है ना, फैक्टर्स मतलब वो नंबर जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो 10 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 10 का फैक्टर होता है 2, 2 के टेबल में आता है 2 5 ज़ा 10, फिर 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10, फिर 1 के 1 तो है ही, और 10 खुद है ही। तो ये तो सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए टोटल? 4। तो क्योंकि 4 2 से ज्यादा है, इसलिए क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब हमारे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं क्या काम करता हूँ, पहले इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। तो मैंने आपको अभी बताया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जो ये है हमारी जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या कहता है कि हम एवरी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं फिर से बोलता हूँ, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एक कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले लो। कंपोजिट नंबर में बताना जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे तीन चार कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमने एक 12 ले लिया। इसको एक 12 एक कंपोजिट नंबर है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। ये अब ये तीनों नंबर क्या है, मतलब 2 2 और 3 क्या है? तीनों प्राइम नंबर्स हैं। और 12 क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर। और इन तीनों नंबर को हमने प्रोडक्ट किया तो क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर। तो बेसिकली यही है, हम प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट करते हैं और जो आंसर आता है क्या आता है? एक कंपोजिट नंबर आता है। ठीक है, तो बस इसका यही मतलब है, और कुछ है नहीं, बस इतना बहुत आसान सा टॉपिक है यार। तो अब क्या हम करें, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, ऑफ हो गई। Every composite number can be written as the product of primes, and this factorization is unique. ठीक है, apart from the order in which the prime factors are occur। तो बस यही मतलब है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 30 हो गया। 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 5 ज़ा 10 है ना, और 10 3 ज़ा 30। और 2 क्या है? प्राइम नंबर। 5 क्या है? एक प्राइम नंबर। और 3 क्या है? एक प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसी तरह, और 30 क्या है? हमारा एक कंपोजिट नंबर। तो इसी तरह हम हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, मतलब खत्म नहीं होता। हमने ये समझ लिया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर। मतलब हम इस पूरे चैप्टर में क्या है ना, कि हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन ही बताना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का, और जैसे एलसीएम या फिर एचसीएम हमें निकालना इस क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर में हमें निकालना पड़ेगा। तो उसका हमें कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके निकालते हैं। तो उसके लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा ना कि निकालते कैसे हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 36। ठीक है, अब हमें बोला है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के बताओ। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे 36, और ऐसे एक डंडा सा बना देंगे। ठीक है, ऐसा डंडा, फिर एक ऐसा डंडा। अब क्या करूंगा, मैं देखूंगा सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 36 डिवाइड हो जाता है। फिर से बोलता हूँ मैं, या फिर फिर से, सबसे छोटा नंबर जिससे 36 डिवाइड हो जाता है और नंबर प्राइम होना चाहिए। तो जैसे कि 2 हो गया। 2 एक प्राइम नंबर है, 36 2 से डिवाइड हो जाता है। तो अब कैसे, कितने में आएगा ये? 18 2 जा 36, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए। ठीक है, 18 2 जा 36। अब हम ऐसे ही 18 का निकालेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 18 डिवाइड हो जाता है। तो 18 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो कितने बार में आएगा? 9 बार में। ठीक है, 9 2 जा 18। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब हमें देखना है कि अब सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 9 डिवाइड हो जाता है। अब 9 2 के टेबल में तो आता नहीं है, तो यहाँ पे 2 तो नहीं आएगा, है ना। तो 9, अब 2 से बड़ा देखो। अब 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? 3 होता है। तो अब 3 के टेबल में तो 9 आता है, तो 3 3 जा 9। तो हमारे पे अब क्या बचा? 3 बचा। अब हम 3 का भी ऐसे ही बनाएंगे। अब देखो 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 3 डिवाइड होता है। तो 3 तो सबसे छोटा ही प्राइम नंबर है, तो 3 से ही डिवाइड होता है ये। और लास्ट में आ जाएगा 1, क्योंकि 3 1 जा होता है 3। अब जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे लास्ट में 1 आएगा तो हम स्टॉप कर देंगे। और ये जो हमारे नंबर आए ना यहाँ पे, ये है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जो जो यहाँ पे नंबर है ना हमारे, ये सारे 2 आया, फिर 2 आया एक और, फिर ऐसे हम 2 2 फिर 3 आया, फिर 3 आया। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हम 36 के इक्वल लिख देंगे। तो हमारा ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर कैसे निकालते हैं।
तो मैं या फिर बहुत आसान है, एक और नंबर तुम्हें क्या बताना है, एक और एग्जांपल ले लूँ क्या? चलो एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये एक और नंबर से मैं छोटा नंबर ही लेता हूँ ताकि अभी अच्छे से समझ में आए। तो मैं 24 ले लेता हूँ, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ 24। सो अब 24 का देखते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 24 लिखा। अब हम फिर से देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे 24 डिवाइड होता है, तो वो है 2 के टेबल में आता है 24। अब कितने बार में आता है? 12 बार में आता है। ऐसे हम 12 का देखेंगे, तो 12 भी 2 के टेबल में आता है। 2 कितने बार में आता है? 6 बार में। अब फिर से 6 का भी देखेंगे, 6 क्या 2 के टेबल में आता है? हाँ, 6 भी आता है 3 बार में। अब 3 किससे डिवाइड होगा? 3 तो 3 से ही डिवाइड होगा। और 3 वन जा 3। अब लास्ट में 1 आ गया तो हम क्या कर देंगे? स्टॉप। और जितने भी हमारे यहाँ पे नंबर आए इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 24 के इक्वल। तो 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आ गया हमारा 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक था ये। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन था। तो हमें बोला है कि 225 को कैन बी एक्सप्रेस एज। तो बेसिकली हमें 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। तो हम निकाल के देखते हैं क्या आएगा इसका। ओहो, मैंने आंसर कितना गंदा लिखा है। आंसर तो 225 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं, ठीक है। अब देखो 225 सबसे छोटा कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? अब क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो देख लेते हैं क्या 3 से डिवाइड होता है ये। तो 3 से डिवाइड तो 7 जा 21, सॉरी 21 7 जा, तो यहाँ से बचेगा एक 5। हाँ, 3 से तो डिवाइड हो रही है। 15 जा कितने बार में आ रहा है? 3 के टेबल में आ रहा है 75 जा। तो 75 से हो गया डिवाइड। अब देखते हैं क्या 75 3 से डिवाइड होता है। तो 75 का देखते हैं, ऐसे या फिर डायरेक्टली देख लो ना। 3 टू जा 6 और एक उधर गया तो 5, तो 25 में ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। कितने बार में? 25 बार में, ठीक है। अब क्या 25 3 से डिवाइड होता है? तो हमें 25 का तो पता ही 3 से डिवाइड नहीं होता। तो 3 से बड़ा प्राइम नंबर जिससे 25 डिवाइड हो जाता है, तो क्या है? 5। तो कितने बार में होता है? 5 5 जा 25। तो हमारा आ गया 5। अब 5 किससे? 5 तो 5 से ही डिवाइड होगा, सबसे छोटा खुद ही प्राइम नंबर है। तो 1। अब क्योंकि लास्ट में 1 आ चुका है तो हम स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो क्या आएगा? इसको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर और 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर। ये कौन कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी से। तो हमारा ऑप्शन सी इसी के साथ सही होता है। अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। वो आया था हमारे सीबीएसई 2021 में, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं। ये क्या बोला है? द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। तो मतलब हमें 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। और उसका उसमें बताना है कि 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा, मतलब 5 की कौन सी पावर होगी। ठीक है। तो ये तो हम तभी बता सकते हैं जब हम 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो निकालते हैं फिर। इसको अब देखो कौन से टेबल में आएगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 के टेबल में भी आएगा। तो पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इसको यहाँ पे अभी मैं, क्योंकि अभी शुरू में करा रहा हूँ तो मैं इसको अच्छे से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, बाद में मैं डायरेक्टली करता रहूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 8 17, 8 जा 16, ठीक है। 1 5 जा, तो ये हो जाएगा 7 जा 14, 1 और फिर 0 तो 5। तो कितने बार में आ रहा है? 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा 1875, ठीक है। अब हमें देखना है क्या 18752 के टेबल में तो आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 आ चुका है। अब लास्ट में 5 है तो या तो ये 3 से डिवाइड होगा या 5 से। तो मैं काम करता हूँ, क्या 3 से डिवाइड हो सकता है ये? एक बार चेक कर लेता हूँ, 1875 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो 3 6 ऐसे कर लो ना। 3 6 जा 18 और फिर 0, 3 2 जा, नहीं नहीं, क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और एक उधर गया तो 3। तो ये हो जाएगा हमारे 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना आंसर आ रहा है? 625, ठीक है। जब हमने 1875 को 3 से डिवाइड करा तो आंसर कितना है? 625। अब ये क्या 625 3 से डिवाइड हो जाएगा? करके देखते हैं। तो नहीं होगा ऐसे तो, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा और फिर 25 हमारा 3 के टेबल में आता नहीं है। तो 625 किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में आएगा।
तो इसको मैं अब डायरेक्टली कर लेता हूँ, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, फिर एक उधर चला गया तो 12, 5 2 जा 10, दो उधर चला गया तो 25। तो हो गया हमारा 125। अब 125 भी 5 से डिवाइड होता है, कितनी बार में? 25 बार में, क्योंकि 25 5 से क्या होता है 125। तो 25 भी 5 के से डिवाइड होता है, कितनी बार में? 5 बार में। दोबारा 5 क्या होता है 1 से डिवाइड, मतलब 5 1 जा 5। तो लास्ट में 1 आ चुका है तो हम स्टॉप कर देंगे। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, किसका? 3750 का। तो इसका क्या हो रहा है? 2 × 3 × 5 कितने? 5 कितने? 1 2 3 4। एक तो हो गया, 2 3 4। तो इसका क्या हो गया? अ, एक सेकेंड, ये अब मिट जा सिम्स, मिट क्यों नहीं रहा? 2 × 3, और ये क्या हो गया? 5 की पावर 4। तो हमारा जो 5 की पावर कितनी आ रही है, मतलब 5 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है? 4। तो इसका हमारा ऑप्शन हो गया बी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है ना। 5 का एक्सपोनेंट पूछा था ना, तो 5 का एक्सपोनेंट कितना है? 4। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 का है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अब, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है बेसिकली? हमें मतलब एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब इसका बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो इसका भी निकालते हैं। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 156, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 7 2 जा 14, एक उधर गया तो कितना हो जाएगा? 16। 2 8 जा 16। अभी दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, और एक उधर गया तो 9, है ना? 78, ठीक है ना? 9 जा जाएगा ना? हाँ ठीक है। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 3 2 जा 6, ठीक है। अब 39 तो 2 के टेबल में आएगा नहीं, ये हमारे 3 के टेबल में आता है। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9। अब 13 तो हमें पता है खुद एक प्राइम नंबर है, 13 खुद से ही डिवाइड होगा, और ये लास्ट में आ जाएगा 1। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट, वो ये मैंने सेकंड पार्ट क्यों लिख दिया यहाँ पे? अच्छा, शायद बुक में ही सेकंड पार्ट है, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट लिखा है, ठीक है। अब इसका हमें करते हैं थर्ड पार्ट। सो अब हम देख लेते हैं इसका 3825 का जो थर्ड पार्ट एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है। तो शुरू करते हैं फिर। तो प्रोसीजर तो वही है, बस निकालते जाना है। तो सबसे छोटा नंबर अब कौन सा डिवाइड होगा, तो इसमें देखो अब लास्ट में 5 है ना, तो देख 5 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 7 जा 35, 3 उधर चला जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो 32 किसमें 30 आता है? 6 या 30, दो उधर चला जाएगा तो 25, 5 5 जा 25। अब इस इसके लास्ट में भी 5 आ रहा है, तो 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, दो उधर चला गया तो 5 5 जा 25, एक उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 5 3 जा 15। अब लास्ट में इसके 3 आ रहा है, मतलब ऐसे 3 से डिवाइड तो नहीं होगा, लेकिन देखो 15 है और 3 है, तो ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 5 जा सॉरी 5 3 जा 15, और 5 1 जा सॉरी 3 1 जा 3। तो 51 से डिवाइड हो, 153 को 3 से डिवाइड, ऐसे ऐसे करके देख लेना ना। 153 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 जा 15, और 5 सॉरी क्या बोल रहे हैं यार, 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब हम देखना है 51 किससे डिवाइड हो जाएगा। तो 51 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो सारा 1 से ही जाएगा ना, पहले 1, 3 1 जा 3, और दो उधर चला जाएगा तो 3 7 जा 21। 17 तो हमारा खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 तो 17 के टेबल में ही आएगा। तो फाइनली हमारा 1 आ चुका है। तो 3825 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो क्या आएगा? आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है 3825 का। तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये मैंने टू कैसे लिख दिया साड़ा बस, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 70। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 का। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा एलसीएम कैसे फाइंड करना है किसी भी नंबर का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। तो किन्हीं भी दो या तीन नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करते हैं, मतलब मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो शुरू करते हैं फिर। तो हम इसी एग्जांपल से समझते हैं कि एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 6 और 20 का।
अब हमें बोला है कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करके बताओ। तो कैसे करेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। मैंने आपको बता दिया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो मैंने काम करा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 1। ठीक है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, काम करता हूँ, 2 इंटू 3। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 से 10 बार में, फिर ये आ जाएगा हमारा 2 5 ज़ा 10 और फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक है। तो 20 का फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है हमारा, तो ये आ रहा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसको हम 2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, है ना, क्योंकि 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है और 3 की पावर 1 भी 3 ही होता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि दो हमारा दो बार है, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों करा, अब हमें एलसीएम कैसे पता चलेगा कि एलसीएम क्या है इनका। तो पहले तो हम देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। तो हमारे पास तो एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है ना? एक तो 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, एक 3 है और एक 5 है। अब हम 2 से शुरू करते हैं। अब जो इन दोनों में, मतलब 6 और 20 का कंबाइन करके जो 2 की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 की पावर 2, है ना? देखो 2 हमारे पास 6 में एक है और एक यहाँ पे है। इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर 2 की है वो क्या है, 2 की पावर 2। तो उसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 2। अब क्या है, अब एक हमारे पास अगला नंबर क्या है, 3। अब 3 हमारे पास 6 में तो है पर 20 में नहीं है। तो हम देखेंगे 3 का जो हाईएस्ट पावर वो क्या है, वो है 1। 3 की पावर 1 हम लिख देंगे। अब हमारे पास एक नंबर है 5। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1। ठीक है, समझ में आया? अब इन दोनों, जैसे मैंने कैसे करा एलसीएम, इन जो हमारे सारे नंबर्स हैं, इनको 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद उनको साइड में लिख लो। तो एक आया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, फिर एक आया हमारा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 1। अब इन सब में इसको इंटू नहीं लगाता, मैं कॉमा कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। 5 की पावर 1, इन सब में देखो पहले कितने टाइप्स ऑफ नंबर है, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो अब देखो 2 की जो हाईएस्ट पावर क्या है इन दोनों में, 2 की पावर हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2, तो मैंने उसको लिख लिया 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 लिख लिया मैंने। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1, तो मैंने 5 की पावर 1 लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, 3 की पावर 1 होता है 3 और 5 की पावर 1 होता है 5। अब 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, 12 5 60 होता है ना। तो जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया, 60। समझ में आ गया? वो मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ गया होगा। तो इसी इसी के साथ इसका ये पार्ट तो कंप्लीट होता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। सो अब हम एक और एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है 18 और 13 का, हमें एलसीएम फाइंड करना है 18 और 30 का। ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, पहले तो हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 9, फिर 2 9 18, फिर सॉरी 3 9 किसके टेबल में आता है, मतलब 9 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 3 से। तो 3 3 जा 9, फिर हो जाएगा 3 3 जा 3 1 जा 3। तो जो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, ये आ रहा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 15 जा, अब इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 5, फिर 5 1 जा 5। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम 18 को 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की 3 की पावर 2, है ना, क्योंकि दो बार 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 1 कह लो, है ना ऐसे। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का, हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ कितने टोटल नंबर्स हैं। द टोटल नंबर्स मतलब कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर है। तो एक तो 2 है, 3 है और 5 है। तो पहले देखते हैं 2 की, इन जो हमारे टोटल नंबर्स आए 1 2 3 4 5, इन तीनों में ठीक है, इन पांचों में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 2 का, इन पांचों में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 1, 2 की पावर 1, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर देखेंगे जो दूसरा नंबर है हमारा 3, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो एक हमारे एक है 3 का स्क्वायर और एक है 3 की पावर 1। तो इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर 2।
ठीक है। फिर 5 हमारे पास एक ही है, इसकी क्या पावर है 1। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 5, तो हो जाएगा 5 टू द 10 इंटू 9 इक्वल्स टू 90। तो हमारा 80 और 18 और 30 का एलसीएम क्या आ रहा है 90। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हम सीख गए हैं एक, चाहे तो हम एलसीएम निकालना सीख गए हैं। तो हम क्या सीखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। सो अब हम हमारा जो सेकंड टॉपिक है, मतलब हमने पहले एलसीएम सीखा कि एलसीएम कैसे फाइंड करना है, अब हम सीखेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, मतलब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स का या फिर तीन नंबर्स का, जितने का भी निकालना हो। तो हमने पहले एलसीएम किसका निकाला था, दो नंबर का एलसीएम निकाला था, वो था 6 और 20। तो इसका भी हम एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो इसका भी सेम है, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन अब डायरेक्ट लिख देता हूँ। 6 का होता है 2 3 6, और 20 का क्या होता है, 20 का होता है 2 2 4 और 4 5 20। तो एचसीएफ यार बहुत आसान होता है। एचसीएफ में क्या है, जो नंबर सेम, दोनों में सेम हो रहा है, ठीक है, 6 में भी और 20 में भी जो नंबर सेम है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो इनमें सेम क्या है, सिर्फ 2 ही सेम है ना, और कोई नंबर तो रिपीट नहीं कर रहा दोनों में, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 2। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या लिया था हमने, 18 और 30। 18 और 30, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है, क्या था देख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आता 2 इंटू 3 इंटू 3, और 30 का 2 5 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 30। अब इसमें सेम क्या आ रहा है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, दो जो नंबर हमारे दोनों में सेम रिपीट हो रहे हैं, तो एक तो 2 रिपीट हो रहा है और एक 3 रिपीट हो रहा है दोनों में, है ना। तो उसको लिख देंगे 2। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एक तो 2 रिपीट हो रहा है, एक 3 रिपीट हो रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, वो दो जो दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। तो एचसीएफ तो एलसीएम से बहुत आसान है, एचसीएफ बहुत आसान है। तो हमारा नेक्स्ट, सो अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, या फिर इसे छोटा सा फॉर्मूला कह दो, ये फॉर्मूला तरह ही है कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स। मतलब कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास दो नंबर्स है, 18 और 30 ले लो, जो हमने अभी एग्जांपल लिए थे। तो इनका एलसीएम क्या आया था, इनका एलसीएम आया था, कितना आया था देख लेता हूँ। एलसीएम आया था 90 और एचसीएफ कितना आया था 6। ठीक है। तो इनका एलसीएम आया था 90 और एचसीएफ आया था 6। तो अगर मैं 18 और 13 को मल्टीप्लाई करूं, 18 और 30 को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 8 3 ज़ा 24, और दो, ये हो जाएगा 540। ठीक है। तो जो आंसर आया, सेम, अगर सेम आंसर तब आएगा जब मैं इसके एलसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो 90 इंटू 60 कितना है, 90 इंटू 6 कितना होता है, 9 6 ज़ा 54, 540। समझ में आ गया। मतलब अगर मैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, जो आंसर आएगा वो सेम आंसर, अगर मैं इनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है छोटा सा, और कुछ नहीं है। तो बहुत ही आसान सा है ना, समझ में आ गया ना, कि अगर मैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो आंसर आएगा वो सेम आंसर आएगा, अगर मैं इनके एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आए, और जो एचसीएफ निकालने के बाद जो इनका आंसर आए। ठीक है। तो आओ चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो चलो फिर करते हैं इसको। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल्स टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है। तो हमें ये दो नंबर्स दे रखे हैं, इनका एचसीएफ दे रखा है 9, और हमें इसका एलसीएम बताना है। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 106 इंटू 5, सॉरी 657 है ना, 657 का जो प्रोडक्ट होगा, इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। तो हमें इसका प्रोडक्ट तो हमें पता नहीं, तो इसको अभी एज इट इज रख देते हैं, मतलब पता नहीं मतलब हम अभी करा नहीं। 657, हमें इसका एचसीएफ कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो 9 को पुट कर देते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। 9 इंटू एलसीएम, एलसीएम कैसे आएगा, बेसिकली इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो जो हमारा एलसीएम आएगा, इसको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद वो कितना आएगा, इसको मैं 22338, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, तो मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें दो नंबर्स दे रखे थे और एचसीएफ दे रखा था, हमें एलसीएम बताना था। तो वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले में और आंसर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला है
कि पहले तो इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ दोनों नंबर्स का, और फिर वेरीफाई करो ये वाला फॉर्मूला है ना, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ठीक है, तो पहले तो एलसीएफ और एलसीएम बता देते हैं दोनों का। तो एलसीएम और एचसीएफ बताने के लिए तो हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा दोनों नंबर्स का। तो पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 13, और 13 में खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 13 वन सा 13। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13। ठीक है, अब 91 का करते हैं। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 91 7 के टेबल में आता है। कितनी बार में, 13 7 का आता है शायद, 7 से 21, हाँ ठीक है। और 13 वन सा 30, क्योंकि 13 भी खुद में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 91 का क्या हो गया, 7 इंटू 13। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारे पास इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं। अब इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होता है, 2 इंटू वन, 13 की पावर 1, और ये है 7 इंटू वन इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले देख लो टोटल नंबर्स कितने हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स कितने हैं। तो एक तो 2 है, 13 है और 7 है। ठीक है, अब इन सब की हाईएस्ट पावर लिखनी है हमें। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1। अब 13 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो 13 की पावर 1। और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 7 ही है। तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, एक सेकेंड, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट क्यों करना, आंसर देख लेता हूँ सीधे। हमारा आंसर आएगा 182। ठीक है, तो इनका एलसीएम है 182। अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, बेसिकली जो दोनों में कॉमन होता है ना, तो इसको मैं दोनों में कॉमन किया 13, 13 बस कॉमन है, तो इसका एलसीएम हो गया, सॉरी एचसीएफ हो गया 13। ठीक है, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का करना है हमें, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एचसीएफ। ठीक है, तो हमारे दो नंबर्स कौन से हैं, एक तो 26 और एक है 91। और हम हमारा इनका एचसीएफ एचसीएफ और एलसीएम कितना है, एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है 13। तो अगर मैं 26 और 91 को मल्टीप्लाई करूं, तो ये हमारा कितना आता है, ये आता है हमारा 2366। और अगर मैं 182 और 13 को मल्टीप्लाई करूं, तो ये भी आता है हमारा 2366। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसलिए हमने ये वेरीफाई कर लिया कि ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सीबीएसई 2001 में पूछा गया था। तो हमें पूछा क्या है, द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर द नंबर्स 50 एंड 28। ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं 50 और 20। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, ठीक है, तो हमें दोनों का प्रोडक्ट बताना है। तो हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर्स, जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम पूछा है किसका, कौन से दो नंबर्स का, 50 और 20 का। तो अगर 50 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। तो 15 टू 20 कितना होता है, जो होता है हमारा 10, 1000। ठीक है, तो 1000 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन ए में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेसिकली हमें तीन में तीन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे बताते हैं, उसके लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हर एक नंबर का। तो पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसा आएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, और फिर 3 3 जा 1। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या है हमारा 15। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है 21। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 21 किसके टेबल में आता है, एक तो 3 के टेबल में आता है। तो 3 7 जा 21, और 7 तो खुद ही एक प्राइम नंबर, तो 7 1 जा 7। तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 3 इंटू 7। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब एलसीएम कितना हो जाएगा इनका,
पहले तो तीनों में देखो सबसे अलग अलग नंबर नंबर कौन से हैं। एक तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इन तीनों में मिला के? 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर हाईएस्ट पावर 1 है। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। ठीक है? तो इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 6 जा 42, 420। ठीक है? अब एचसीएफ कितना आएगा इनका? एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में होता है, मतलब तीनों नंबर्स में जो कॉमन होगा वो उनका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा, तीनों नंबर्स में कॉमन क्या है? 3। तो हमारा 3 हो जाएगा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ हो गया 3। ठीक है? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n। ठीक है, ये 6 की पावर n है, 6n नहीं है। 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या 6 की पावर जो n है, क्या कभी भी किसी भी वैल्यू n के लिए जो आंसर आएगा वो 0 से एंड कर सकता है? मतलब जैसे 6 की पावर n है, n क्या है? n हमारा 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो हमने जैसे कोई नंबर ले लिया, 6 की पावर 3 ले लिया, तो क्या ये नंबर 0 से एंड करेगा? या फिर 6 की पावर 4 ले लिया तो क्या जो इसका आंसर आएगा वो 0 से एंड करेगा? तो हमें ये पूछा है क्या n की कोई सी भी वैल्यू के लिए, किसी एक वैल्यू के लिए भी जो 6 की पावर n है वो, उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 होगा। तो हमें यही बताना है। तो हम चेक करते हैं कि एक्चुअली में आंसर कितना आता है अगर n की वैल्यूज पुट करते हैं। तो अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 6। अगर n की जगह 2 पुट करता हूँ तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाता है 36। अगर n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, तो ये कितना होता है? 216। तो हम एक चीज देख लेते हैं, एक और वैल्यू निकाल लेता हूँ, n की पावर 4। तो 6 की पावर 4 कितना होता है? 216 इंटू 6, 6 इंटू 36, 3 9 6 टू 12। तो ये कितना होता है? 1296। तो हम जैसे कि देख सकते हैं, हम n की कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो लास्ट में हमेशा 6 ही आ रहा है। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n एंड 6 की पावर n नेवर, 6 की पावर नहीं, लास्ट डिजिट, ये मैंने क्या से स्पेलिंग, लास्ट डिजिट ऑफ 6 की पावर n नेवर एंड्स विद 0, नेवर एंड्स विद 0। ठीक है? यहाँ से हमने कैसे बताया? क्योंकि हमने इतनी चार वैल्यूज चेक करी और सब में देखा तो जो लास्ट वैल्यू आ रही है हमेशा 6 ही आ रही है। और इसका एक वो भी होता है, एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। जैसे हम बिना उसके कैलकुलेट करे बता सकते हैं। जैसे 6 की पावर n है, तो जो नंबर है ना, जैसे 6 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 3। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 आया ना, तो ये जो एन 6 की पावर n है, मतलब एंड करेगा 0 से। क्योंकि जिस नंबर के भी लास्ट में 0 आता है, जैसे कोई ले लो 100, 100 ले लो, या फिर 1000 ले लो, या फिर 2560 ले लो, ये सारे नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं। तो अगर 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता, तो मतलब 6 की पावर एन एंड करता 0 से। ठीक है? मतलब लास्ट डिजिट उसकी 0 हो सकती थी। लेकिन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 4 है हमारे पे, 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? एक तो 2 to the 4 होता है, तो 2 एक फैक्टर हो गया। एक 1 तो किसी का फैक्टर होता है, ये सबका फैक्टर। और एक नंबर खुद। ठीक है? तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 10 हो गया। अब 10 के फैक्टर क्या होते हैं? एक तो 2 के टेबल में आता है, तो 2 5 जा 10। एक 5 होता है, 5 2 जा 10। एक तो नंबर एक खुद, और एक 1। तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो जिस भी नंबर के जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दो नहीं, दो से ज्यादा, अगर दो फैक्टर्स हुए तो वो तो प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर दो से ज्यादा फैक्टर हुए तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो दोनों नंबर्स दे रखे हैं हमें, ये प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है।
तो पहले फर्स्ट ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्या है, 7 into 11 into 13 प्लस 13। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, 13 को कॉमन निकाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा 7 into 11 into 1 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू में 7 into 11 कितना होता है 77, इंटू 1 तो 77 ही रहेगा, प्लस 1। ये मैंने ब्रैकेट अलग अलग क्यों लगा दिए। तो कितना हो जाएगा 13 into 78। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखा हमने कि इसके दो फैक्टर्स तो यहीं पे आ गए, कि एक नंबर है, इसके दो फैक्टर्स तो ये हो गए। एक फैक्टर है इसका 1, है ना, 1 तो सबका फैक्टर होता है। और एक फैक्टर ये खुद होगा, इसको मतलब सबको कैलकुलेट करने के भी एक आंसर आएगा, तो नंबर इटसेल्फ भी तो फैक्टर होता है ना उसका। तो उसके चार फैक्टर्स तो यहीं पे हो गए। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में है ना। जैसे कि इसके दो फैक्टर्स तो यहाँ पे बन गए, एक 13 और 78। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है, तो तीन फैक्टर्स तो यहीं पे हो गए। और हमें तीन ही फैक्टर्स चाहिए होते हैं कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए। और एक इसका ही फैक्टर एक और होगा, जो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद, इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा, वो भी तो इसका फैक्टर ही होगा ना। जैसे फोर का फैक्टर 4 भी तो होता है, तो वैसे ही इसका एक फैक्टर ये खुद भी होगा। तो इसके टोटल चार फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स तो और भी होंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मतलब मिनिमम चार होंगे। तो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर। अब हम सेकंड वाले को भी यहीं पे कर देते हैं। सेकंड वाला क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसमें भी पहले 5 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 अब इसके देखो, इसका भी दो फैक्टर्स तो हो गए ना। 5 इंटू, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा, 1009 आएगा शायद। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर्स तो यहीं पे हो गए। ठीक है, अब इसका भी एक और फैक्टर होगा, कौन सा, 1। और ये नंबर इटसेल्फ, तो इसके भी चार फैक्टर्स तो मिनिमम होंगे ही। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। हमें कंपोजिट नंबर के लिए चार फैक्टर्स चाहिए होते हैं ना, तो दो फैक्टर्स तो यहाँ आ गए। एक फैक्टर होता है, सबका फैक्टर फैक्टर होता है 1। और एक फैक्टर होगा ये नंबर इटसेल्फ, मतलब जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा। तो चार फैक्टर्स हो गए, तो क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर। तो हमें यही प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का ये। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same point? तो क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कुलर, पहले तो एक फील्ड है ना, उस पर सर्कुलर ग्राउंड है, ऐसा सर्कुलर पाथ मान लो। सर्कुलर तो नहीं लग रहा, लेकिन मान लो, कोई बात नहीं। तो रवि है, आर फॉर रवि, और एक कौन है, सोनिया। तो सोनिया भी यहीं पे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो हमारा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और सोनिया भी यही है। तो ये क्या कर रहे हैं, ग्राउंड का राउंड मार रहे हैं, ये भी राउंड मार रहा है, और सोनिया भी राउंड मार रही है। ठीक है, तो सोनिया को जो ग्राउंड का राउंड मारने में कितने टाइम लगता है, सोनिया को ग्राउंड का राउंड मारने में 18 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, और रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट। ग्राउंड का पूरा ग्राउंड कवर करने के लिए, राउंड मारने के लिए रवि को लगते हैं 12 मिनट, और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। और उसमें बोला है कि दोनों ने सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। मतलब ये पॉइंट ए मान लो, इस सेम पॉइंट से, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट हमने ए बोल दिया। इन्होंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और सेम टाइम पे स्टार्ट किया। तो रवि भी भागने लग गया, सोनिया भी भागने लग गई, और दोनों ने सेम टाइम पे शुरू किया। ठीक है, अब हम पूछा है कि दोनों दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो हमें सिंपली यही बताना है कि दोनों, रवि 12 मिनट में राउंड मारता है और सोनिया 18 मिनट में। अब दोनों ने सेम टाइम पे भागना शुरू किया और सेम पॉइंट से, तो दोबारा ही किस पॉइंट पे, मतलब दोबारा ही कब मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है बेसिकली। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा। तो 18 में एलसीएम निकालने का शॉर्टकट, ऐसे एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो 18 और 12 का लो, तो इसका एलसीएम कैसे आ जाएगा, 2 9 जा, 2 6 जा। फिर ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, थ्री के टेबल में, तो ये 3 3 जा, 3 2 जा। अब ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो दोनों को अलग अलग लिख दो, 3 1 जा 3, ये 2, और 2 1 जा
ये तो वन 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 ही रहेगा, ये टू वन जा टू। ठीक है, समझ में आया? तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया थ्री, सॉरी क्या है, टू इंटू थ्री इंटू टू। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? टू थ्री जा सिक्स, सिक्स सिक्स जा 36। मतलब 36 मिनट्स बाद ये एक दूसरे को दोबारा मिलेंगे। समझ में आ गया? हमने सिंपली 18 और 12 का एलसीएम निकाला, तो कितना है? 36। इसका आंसर क्या है? मतलब वो 36 मिनट बाद फिर से मिलेंगे एक दूसरे को। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? हमें प्रूफ करना है कि रूट फाइव एक रैशनल नंबर है, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे हम? तो पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि रूट फाइव एक रैशनल नंबर है, और फिर हम इसको इरेशनल, जो हमने अज्यूम किया है उसको अपना रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। तो अगर हम जो हमने अज्यूम किया था कि वो रैशनल है, तो उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया तो क्या हो गया? इरेशनल। इसी मेथड से इसको प्रूफ करते हैं। तो चलो, तो हमने इतना तो अज्यूम कर लिया। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट फाइव इज रैशनल। ठीक है, तो हम पहले अज्यूम कर लिया कि रूट फाइव एक रैशनल नंबर है। नाउ क्योंकि ये रैशनल नंबर है, तो कोई भी रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू करो या फिर ए बाई बी करो, एक ही बात है, ठीक है? और बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को मैंने ऐसे लिखा है इसको। तो रूट फाइव क्या हो गया? ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो बी तो नॉट इक्वल टू जीरो आपको बता ही दिया मैंने, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ए एंड बी को प्राइम का मतलब क्या होता है? कि ए और बी के जो कॉमन फैक्टर्स होना चाहिए वो सिर्फ वन होना चाहिए। जैसे कि जो हमारा थ्री और फोर है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है क्या है? वो वन है। ठीक है, जैसे कि एक और नंबर ले लो, वो इस कौन सा नंबर, 9 और 10 ले लो। ठीक है, तो ये सिर्फ वन के ही टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है, और किसी के टेबल में नहीं आते। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ वन है। तो इसलिए कि क्या होगा? को प्राइम नंबर्स। तो अब आगे हम अज्यूम करते हैं। अब हमने क्या रूट फाइव को ए बाई बी ले लिया। अब हम इसको क्या करते हैं? दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो गया? ये हो जाएगा फाइव, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हो जाएगा फाइव बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है? कोई भी जैसे क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? जो हमारा ए स्क्वायर है वो फाइव से डिविजिबल होगा, है ना? तभी फाइव इंटू समथिंग है ना। तो ए स्क्वायर हमारा फाइव से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चलता है। और अगर ए स्क्वायर फाइव से डिविजिबल है, तो ए भी फाइव से डिविजिबल होगा। ठीक है, होता ही है ये। देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव, बल बाय फाइव। हमें इतना पता चल गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर ए भी फाइव से डिविजिबल है, तो ए एक फैक्टर होगा। ए को हम ज्यूम कर लेते हैं फाइव एम के बराबर। इसको हम इक्वेशन वन बोल देते हैं, ठीक है? इसको हम इक्वेशन वन बोल देते हैं। तो ए को हम फाइव एम के बराबर लेते हैं, मतलब ए हमारा कोई मल्टीपल ऑफ फाइव हो गया, क्योंकि ए फाइव से डिविजिबल है। तो ए को हमने ले लिया मल्टीपल फाइव। अब इसकी इस ए की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन वन में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू, हमारा इक्वेशन क्या है? फाइव बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना? इसको यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। फाइव बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। अब मैं ए स्क्वायर की जगह फाइव एम पुट कर देता हूँ। तो हो जाएगा फाइव बी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव एम का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? फाइव बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एम स्क्वायर। ये फाइव फाइव 25 कैंसिल, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव एम स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है? जो बी है ना, वो भी फाइव से डिविजिबल है, क्योंकि बी भी फाइव के मल्टीपल में आ रहा है, बी इक्वल्स टू फाइव एम स्क्वायर, है ना? therefore b is also, sorry, b square is also divisible by 5। hence जो हमारा बी भी है वो भी फाइव से डिविजिबल है, hence b is also, जो बी भी होगा वो भी वो है फाइव से डिविजिबल होगा, क्योंकि बी स्क्वायर फाइव से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे हमारी assumption रॉन्ग हो जाती है। क्यों रॉन्ग हो जाती है? क्योंकि हमने दिया था कि ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे क्या हमने लिख दिया कि दोनों फाइव से डिविजिबल है। लेकिन को प्राइम का मतलब क्या होता है? कि दोनों सिर्फ एक, दोनों किसी एक टेबल में नहीं आना चाहिए, मतलब उनका सिर्फ कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए, और कोई कॉमन फैक्टर वन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फाइव पे है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर हमारी यहाँ पे और आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन यहाँ पे क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। दैट रूट फाइव इज
इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर वो क्या हो गया, रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा होता है एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको और इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं यार। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर, प्रूव दैट 5 प्लस रूट 5 इज इररेशनल। तो हमें क्या बोल रखा है कि हमें पता है कि हमें दे रखा है कि रूट 5 एक इररेशनल नंबर है। तो प्रूव करो कि 5 प्लस रूट 5 भी एक इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो उसको प्रूव करते हैं। तो हमें इररेशनल प्रूफ वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कि वो रैशनल नंबर ही होगा। तो लेट अस अज्यूम दैट, पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं कि रैशनल नंबर है। 5 प्लस 2 रूट 5 क्या है, इज अ इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमने अज्यूम करा कि ये रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 प्लस 2 रूट 5 किसके बराबर होगा, ए बाय बी के बराबर होगा। फिर पी बाय क्यू, कह लो एक ही बात है। यहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, कोप्राइम, है ना। ए और बी को होते हैं कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। और क्या होगा, बी नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो हो जाएगा 2 रूट 5 क्या हो जाएगा, ए बाय बी माइनस 5। और क्योंकि मैं इसको इस साइड ले आया ना, तो इसको मैं और अच्छे से मतलब सॉल्व करते हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 5b अपॉन में बी, ठीक है। अब रूट 5 किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस 5b अपॉन में 2b, ठीक है। तो अब हमें पता है कि क्योंकि ए बाय बी क्या है, या फिर इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो क्या, या फिर इतना ही रहने देते हैं इसको। रूट 5 हमें पता है क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये भी पता है कि ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। क्योंकि जो हमारा रैशनल नंबर में ए अपॉन बी होता है ना, उसमें दोनों इंटीजर्स होते हैं ना। जैसे 2/5 हो गया, 2/6 या फिर 3/6 हो गया, कुछ भी हो गया। तो ए बाय बी होता है, हमारे ए बाय बी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो अगर ए बाय बी इंटीजर्स हैं, तो जो हमारा ये होगा एक रैशनल नंबर ही होगा ना। ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर ये रैशनल है, तो ये भी उसके हिसाब से रैशनल नंबर होना चाहिए। देयरफॉर रूट 5 रैशनल शुड बी रैशनल। लेकिन हमें हमें पता क्या है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर होता है, हमें बता रखा है कि रूट 5 इर्रेशनल नंबर है। देयरफॉर हम जो हमारी अजम्पशन होती है वो रॉन्ग होती है। देयरफॉर आवर अजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। अजम्पशन इज रॉन्ग। और उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 रूट 5 क्या हो जाएगा, इज इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा होता है और हमारी ये वीडियो भी पूरी कंप्लीट होती है वन शॉट वाली। थैंक यू।